हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 11 से लेकर 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करें इससे पहले पिछली क्लास में कुछ एक करेक्शन है तो वो हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़े हुए थे, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वन स्टेट वन आरआरबी वाला जो कॉन्सेप्ट आया हुआ था, जहाँ पर आरआरबीज को, एक स्टेट की सारी आरआरबीज को मर्ज करके एक एक सिंगल आरआरबीज के रूप में मतलब बनाया जा रहा है, और उनका सबका जो है हेडक्वार्टर वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं या किसी किसी का वही है, और उनकी स्पॉन्सर बैंक जो है वो उसमें चेंजेज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब वो क्लास क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे थे तो राजस्थान वाला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी अपने से। गलती सिर्फ इतना ही हुआ था कि जो स्पॉन्सर बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई थी राजस्थान ग्रामीण बैंक। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में रखा गया था और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जबकि पिछले क्लास में हम लोग स्पॉन्सर बैंक बता दिए थे, आप लोगों को गलती से टाइपिंग हो गई थी बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया ना होके इनका स्पॉन्सर बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बस इतना सही करेक्शन है। ये आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में मैं सही करके दे दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ में सही हो भी गया है, ठीक है। और एक बार फर्दर क्लियर करना जरूरी था तो वो करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन एमओयू टू लॉन्च फेज 2 ऑफ द निवेशक दीदी इनिशिएटिव टू इनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी एमंग वुमेन, सॉरी एमंग वुमेन इन रूरल एरियाज, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। निवेशक दीदी का फेज 2 स्टार्ट करने के लिए कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों ने अभी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिससे कि निवेशक दीदी का फेज 2 जो है वो लॉन्च किया जा सके। और इसका उद्देश्य क्या है? रूरल एरियाज में फाइनेंशियल लिटरेसी को महिलाओं के बीच में बढ़ाना, इसका जो है ये मेन मोटो है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सारा का सारा चीज़ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक बार आप लोग इससे खुद से पढ़िएगा, समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एक एमओए साइन किया हुआ है जिससे कि निवेशक दीदी स्कीम का फेज 2 लॉन्च किया जा सके। और इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य ये है कि इंडिया के जो रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज हैं उनकी महिलाओं को फिनेंशियल लिटरेसी जो है उनके बीच में इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और निवेशक दीदी इनिशिएटिव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो निवेशक दीदी जो है एक कम्युनिटी लेड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि महिलाओं को, ठीक है ना, जो कि वुमेन पोस्टल वर्कर्स, जो कि महिलाएं पोस्टल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं उनको ट्रेन करता है, ठीक है। लोकल कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन करता है जिससे कि ग्रास रूट लेवल पर फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है मेनली 4 इसके फोकस एरियाज हैं। क्या क्या किया जाएगा इसके तहत में, मतलब जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें टारगेट किसको किया जाएगा? तो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको टारगेट किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, टारगेट्स किया जाएगा। सेविंग हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में बताया जाएगा, उनको फ्रॉड प्रिवेंशन, कैसे धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सके, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा इसके तहत में, ठीक है। फेज़ 1 के अचीवमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये फेज़ 2 का फेज़ 2 के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो फेज़ 1 ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट हो चुका होगा। तो फेज़ 1 में क्या हुआ था कि जो ये निवेशक दीदी का फेज़ 1 था, इसमें लगभग 55,000 फिनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें 55,000 इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिला हुआ था। और इस 55,000 में से लगभग 60% जो पार्टिसिपेंट्स थे वो महिलाएं थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, ये फेज़ 1 का जो है अचीवमेंट है। फेज़ 2 में क्या होगा?
जब फेज 1 सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो फेज 2 लॉन्च किया गया। और फेज 2 के लिए क्या क्या टारगेट किया गया है कि 4000 नए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है ना। 40,000 वुमेन पोस्टल वर्कर्स को निवेशक दीदी के रूप में जो है उनको ट्रेन और डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि वो इन कैंपों, जो ये कैंप्स लगाए जाएंगे 4000 नए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, वो इसको जो है लीड कर सकें, इसको वो चला सकें, इसके बारे में वो मतलब इसको वो बेसिकली लीड ही कर सकें, यही इसका मतलब है, ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या किया जाएगा कि सेमी अर्बन और अंडर सर्व्ड एरियाज में भी जो है, रूरल एरियाज में भी जो है इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे इसमें बस यही जानना है कि इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, ये प्रमोट करना है फिनेंशियल लिटरेसी को। अब इसमें क्या है कि ये चीज़ें पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो मेन यही चीज़ें हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, पेमेंट बैंक है ये। और ये जो है 30 जनवरी 2017 को एज ए पायलट के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया गया था रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसका ये चीज़ आप लोग जान लेना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो आर विश्वेश्वरन जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच कंपनी सब्सिडरी रेजिलिएंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड received final authorization from the RBI in April 2025 to operate as an online payment aggregator, ठीक है। किस कंपनी की सहायक कंपनी जिसका नाम रेजिलिएंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसको अप्रैल 2025 में आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। फाइनल ऑथराइजेशन मिला हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है भारत पे। भारत पे ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। भारत पे की सब्सिडरी है रेजिलिएंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फाइनल ऑथराइजेशन अभी हाल फिलहाल में मिला हुआ है। तो आपको भारत पे भी याद रखना है क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी है। सब्सिडरी कौन सी है, रेजिलिएंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये भी आपको दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो बस वही सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग चाहो तो क्लास को पॉज करके एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा इसमें है नहीं। भारत पे की सब्सिडरी है रेजिलिएंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसी को फाइनल अप्रूवल प्राप्त हुआ है किससे, आरबीआई से, जिससे कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सके। और ये अप्रूवल जो इसको मिला हुआ है अप्रैल 2025 में मिला हुआ है, ठीक है ना। फाइनल अप्रूवल जो है इसको अप्रैल 2025 में मिला हुआ है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल इसको जनवरी 2023 में भी मिल गया था, लेकिन फिर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह रही होगी, कुछ एक चीज़ें रही होंगी, वो सब चीज़ें करते कराते अभी फाइनली इसको जो है अप्रैल 2025 में फाइनल अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। अब क्या हो गया, भारत पे एक्स क्या है ये, जब इसको अप्रूवल मिल गया तो ये जो रेजिलिएंट पेमेंट है ये अपना ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा और उसका जो ब्रांड नेम रहेगा भारत पे एक्स, ठीक है। भारत पे एक्स ब्रांड नेम के साथ रेजिलिएंट पेमेंट जो है वो अपना ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। अब क्या क्या सर्विसेज ये देगा, अभी जो ये रहेगा तो इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन सेटलमेंट की सर्विसेज मिल जाएगी, अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाएगा मर्चेंट्स के लिए, पार्टनरशिप की जाएगी बैंकों से, एनबीएफसी से, जिससे कि टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और इसका मेन फोकस जो रहेगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में एक्सपांड करना रहेगा। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में डिजिटल पेमेंट को इन्हेंस करना उसका जो है मेन टारगेट रहेगा। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो थोड़ा सा और कुछ एक बातें और जान लेते हैं कि ये जो इसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला रेजिलिएंट को, क्योंकि ये भारत पे की सब्सिडरी है, ठीक है ना, तो ये लाइसेंस मिलने के बाद में भारत पे जो है इंडिया की पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जिसके पास में एक एनबीएफसी भी लाइसेंस है। एनबीएफसी के रूप में ये कैसे काम कर रही है, ट्रिलियन लोन्स के नाम से ये जो है एनबीएफसी के रूप में काम कर रही है, ठीक है। भारत पे का जो स्टेक है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है। पेमेंट एग्रीगेटर का भी ये काम कर रही है, रेजिलिएंट पेमेंट्स को भी जो लाइसेंस मिल गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि रेजिलिएंट पेमेंट्स को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल जाने के बाद में भारत पे इंडिया की पहली ऐसी फिनटेक फर्म है जिसके पास में एनबीएफसी का लाइसेंस है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में उसका शेयर होल्डिंग्स है और वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भी काम कर रहा है। तो ये तीनों सुविधाएं देने वाला ये पहला ऐसा कंपनी बन गया है, ऐसा इसमें ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। अब इसको जब ये लाइसेंस वाइसेंस मिल गया है तो जैसे रेजर पे, कैश फ्री, गूगल पे वगैरह हैं उसी तरीके से ये काम कर सकेगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो इसके करंट सिनेरियो अगर हम लोग बात करें तो इसके 1.3 करोड़ मर्चेंट हैं पूरे इंडिया में,
ठीक है ना। 450 सिटीज़ में 1.3 करोड़ से इसके मर्चेंट हैं और 450 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन मंथली ये कर रहा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसकी है 1.7 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 2025 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 21 कंपनी को ऑथराइजेशन दिया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। 21 नहीं 41 ठीक है ना। अप्रैल 2025 तक आरबीआई ने 41 कंपनीज को ऑथराइजेशन दिया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। इसके साथ साथ 28 कंपनियां और हैं जिन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई से ले लिया हुआ है पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। आगे भी इनको फुल्ली लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा, तो इसी में ये ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिस्कल ईयर 2025 एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि क्या है। जीडीपी का एक नया क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो देखना आप लोग थोड़ा सा ना, जो आपका एग्जाम लगा रहा है उस टाइम पे जो लेटेस्ट जीडीपी वगैरह होती है उसको याद करके जाना। एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। 6.7% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया की जीडीपी 6.7% रहने का अनुमान है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। पहले ये जो अनुमान था 7% का था। ठीक है, अब इसको घटाकर 6.7% कर दिया गया है। अब ये जो यूएस का टैरिफ वार चल रहा है ना, यूएस जो है अपना टैरिफ पे टैरिफ सारे देशों पे लगाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से ये जीडीपी में जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है इसमें कमी आई हुई है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.8% जीडीपी रहने का अनुमान है। दोनों चीज़ें आप लोग याद करना, 26 के लिए 6.7%, 27 के लिए 6.8%, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो मसातो कांडा है, ये जापान के हैं, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मसातो कांडा कौन से नंबर के एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है ये मैं भूल गया हूँ, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। इनसे पहले कौन था एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट, ये भी आप लोग कमेंट कर बताओगे। अगर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो, पेड में देख रहे हो, तब भी आप लोगों को खुद से रिवीजन तो इतना फिलहाल करना ही होगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What was the revised GDP growth projection for financial year 26 as decided by RBI Monetary Policy Committee during this 54th मीटिंग। ठीक है, अभी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। तो जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई थी, 54वीं बैठक जो हुई थी, उसके दौरान वित्त वर्ष 26 के लिए इंडिया की संशोधित जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 6.5% ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा डीप में चलेंगे। कुछ एक बातें यहाँ पे बताऊंगा, कुछ एक बातें पीडीएफ में दूंगा, कुछ एक बातें आपको खुद से भी करना होगा, तो उसी हिसाब से आप लोग इसको देखिएगा, तैयार रहिए। इंपॉर्टेंट है, जब भी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होती है तो उसमें जो पॉलिसी रेट्स वगैरह में जो चेंजेस होते हैं ना, वो अगर आपका कोई हाल फिलहाल में एग्जाम लगा हुआ तो उससे पहले की जो एमपीसी वाली मीटिंग हुई रहती है वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो ये पॉलिसी रेट्स वगैरह होते हैं तो लेटेस्ट पूछा जाता है, तो अगर आपका कोई एग्जाम लगा है तब तो आपके लिए भी मतलब मायने रखेगा। अदरवाइज जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले वाली एमपीसी की मीटिंग की सारी चीजें याद कर लेना। और एमपीसी की मीटिंग के दौरान कई सारे डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो कुछ एक बातें हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, बाकी कुछ एक चीज़ें पीडीएफ में भी मिलेंगी आप लोगों को। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई, 54वीं मीटिंग थी ये, 7 से लेकर 9 अप्रैल तक की हुई, जिसको जो हेड किया है उन्होंने संजय मल्होत्रा जी ने किया। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। मीटिंग जो है वो अटेंड की गई, मीटिंग के जो एमपीसी के जो मेंबर हैं, नागेश कुमार, सौगता भट्टाचार्य जी, राम सिंह, राजीव रंजन और एम राजेश्वर राव, ये एमपीसी के मेंबर हैं। इनके द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई और इसके दौरान जो है कमेटी ने ये डिसाइड किया कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वो 6.5% रहने का अनुमान है। पहले ये 6.7% हुआ करता था और इस कमेटी ने पूरी मतलब ये डिसीजन लिया बिना किसी विरोध के, निर्विरोध तरीके से, कि जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया जाए। ठीक है ना, 25 बेसिस पॉइंट कम करके 6% करने का जो है निर्णय इसमें लिया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पॉलिसी रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट से कम करने का निर्णय लिया गया, तो 25 बेसिस पॉइंट। अब रिवाइज्ड पॉलिसी रेट्स क्या हैं ये याद कर लो, लिख लो आप लोग। रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एसडीएफ 5.7%, एमएसएफ 6.25%, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%, बैंक रेट 6.25%। ये आप लोग याद कर लो। कुछ एक की हाईलाइट्स और हैं, कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ एक चीज़ें पीडीएफ में भी दूंगा, तो आप लोग
वो चीज़ें देखिएगा, पीडीएफ से भी एक बार आप लोग इसको जाके सारी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, पहला पॉइंट तो सीधे सीधे यही बोल दिया गया है कि आरबीआई ने अपना क्या है कि वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है, जिससे कि फिनेंशियल अवेयरनेस को फैलाया जा सके। आरबीआई का जो इनिशिएटिव है, आरबीआई कहता है जिससे कि वो पब्लिक अवेयरनेस करता है, पब्लिक लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाता है, उसी के तहत आरबीआई ने अपना एक वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो वो भी आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा ही रहेगा। अगर आप लोग तैयारी करें तो कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेगी। पहला डिसीजन ये लिया गया। दूसरा डिसीजन जो इसमें लिया गया, दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि आरबीआई रूल्स आउट रिस्क वेट रिडक्शन ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। मतलब कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन के रिस्क वेटेज में कमी करने से इनकार कर दिया है। इस मीटिंग के दौरान ये भी फैसला लिया गया। आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है ना, इन मतलब ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, ये अनसिक्योर्ड लोन ही तो है। तो इस अनसिक्योर्ड लोन पर हाई रिस्क वेट को बनाए रखने का फैसला लिया है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है ना। यही चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। खुद से पढ़ लो एक बार, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क वेट के बारे में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम लोग जाने इसका, तो क्या है, देखो नवंबर 2023 में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट एडजस्टमेंट को 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था, ठीक है। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट पर जो है रिस्क वेट जो है वो उसको जो है मतलब 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था। ये याद कर लेना, डेटा पे फोकस करना, जहां पे जो चीजें याद करनी वाली रहेंगी वो मैं बताऊंगा आपको, जहां से जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लेना। अब इसका हुआ क्या है, रिस्क वेट जो है वो मतलब नहीं करने का, कम करने का फैसला किया, तो उससे फायदा क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है उसकी ग्रोथ में क्या चेंजेस आए, वो चीज हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो अनसिक्योर्ड ग्रोथ है, ठीक है ना, उसमें क्या चेंजेस आए। तो अनसिक्योर्ड लोन की वृद्धि में कमी पाई गई है, अनसिक्योर्ड लोन की वृद्धि में कमी पाई गई है, ये चीज आप लोग समझो। क्रेडिट कार्ड बकाया वृद्धि जो है वो 32.6% से घटकर 11.2% हो गई है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड पे जो बकाया वृद्धि है वो 32.6% से कम होकर 11.2% हो गई है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ग्रोथ जो है वो भी डिक्रीज हुई है, वो 22.9% से घटकर 7.9% हो गई है दिसंबर 2023 से फरवरी 2025 के दौरान। ये चीज भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। सिक्योर्ड लोन की अगर हम लोग बात करें, सिक्योर्ड लोन में वृद्धि देखने को मिली हुई है सेम टाइम पीरियड में, यानी कि दिसंबर 23 से लेके फरवरी 2025 तक का जो सिक्योर्ड लोन है उसमें जो है ग्रोथ देखने को मिली हुई है, ठीक है। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट जो है वो 6.7% से बढ़कर 11.9% हो गया है। लोन अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर्स जो है वो बढ़कर वो 8.5% से बढ़कर 16.7% हो गया है। गोल्ड ज्वेलरी लोन्स जो है वो भी 18.6% से बढ़कर 87.4% हो गया सेम पीरियड में, यानी कि दिसंबर 23 से लेकर फरवरी 2025 तक के बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में भी सुझाव दिया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसके बारे में भी आरबीआई ने ये सुझाव दिया है कि बातचीत करके, डिस्कशन करके इस लिमिट को रिवाइज किया जाए, ठीक है ना। आरबीआई ने यह भी सुझाव दिया हुआ है कि जो एनपीसीआई है ये बैंकों के साथ में मिलकर और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर बातचीत करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट को रिवाइज कर सकता है, ठीक है ना, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो चीज आप लोग याद करना। करंट लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो P2P पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन लिमिट की जो बात है वो 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है। पर्सन टू मर्चेंट की अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख रुपए है, लेकिन किसी किसी केस में ये हायर लिमिट भी है, ये भी आप लोग याद कर लेना। कैपिटल मार्केट इंश्योरेंस फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से है, अप टू 2 लाख रुपीज, ठीक है ना, 2 लाख रुपए तक पर ट्रांजेक्शन का है। आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत में जो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है अप टू 5 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन है। टैक्स पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कि 8 अगस्त 2024 को आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट जो है वो टैक्स पेमेंट के लिए 1 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दी गई थी। ये भी आपको याद होगा, पिछले साल ही पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो रिवाइज करा दे रहा हूँ, देख लो। एजुकेशन और हेल्थ केयर पेमेंट के लिए क्या किया गया है, दिसंबर 2023 में आरबीआई ने ट्रांजैक्शंस लिमिट को इंक्रीज कर दिया है एजुकेशन और हॉस्पिटल के लिए, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। दिसंबर 2023 में कर दिया गया, करंट लिमिट्स की ये बात हो रही है, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। ये सब ये समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये पता कर लो आप लोग, ये देख लो, मतलब पढ़ लो एक बार, इसमें कुछ है नहीं। यूपीआई 123 के जो है अप टू 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन अलाउ करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन काउंट की बात करें तो यूजर्स जो होते हैं वो टिपिकली मैक्सिमम एक जो है एक दिन में 20 यूपीआई ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये बैंक टू बैंक की चीज़ें वेरी करती हैं, तो ये भी आप लोग जो है देखिएगा। तो ये कुछ एक बातें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी, कुछ एक चीज़ें पीडीएफ में भी मैं दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड बाय सेबी टू रिव्यू प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट disclosure and related matter concerning SEBI's member and officials on the 9th of April 2025। 9 अप्रैल 2025 को सेबी के सदस्यों और अधिकारियों से संबंधित हितों के टकराव, खुलासे और संबंधित मामलों से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए सेबी द्वारा गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष कौन है। देखो क्या हुआ है ना, माधवीपुरी जी का एक केस था जिसमें ये बताया गया था कि इन्होंने अडानी पावर का कुछ हेल्प किया है, तो जो सेबी के ऑफिशियल्स हैं, जो सेबी के मेंबर्स हैं, जो सेबी के ऑफिशियल्स हैं, उनका जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब उनमें हितों का टकराव ना हो। सेबी के जो मेंबर्स हैं, सेबी के जो अधिकारी हैं उनके हितों में कोई टकराव ना हो, उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसके बारे में जो भी सेबी के अभी संबंधित नियम कानून है उनकी समीक्षा करना है, उनकी समीक्षा करके अपनी रिकमेंडेशन देना है। और वो समीक्षा करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए सेबी के द्वारा एक 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। तो ये जो हाई लेवल कमेटी है, इसका चेयरपर्सन कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, कौन इसको हेड कर रहा है, यही इसमें पूछा गया है। तो प्रत्युष सिन्हा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रत्युष सिन्हा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया, खुद से एक बार पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है। 9 अप्रैल को सेबी ने अनाउंस किया एक 6 मेंबर का हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए, जो कि रिव्यू करेगा उन सारे प्रोविजंस की जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेटेड मैटर्स कंसर्निंग सेबीज मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है ना, जो कि सेबी के मेंबर और ऑफिशियल्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उसको रिव्यू करेगा और उसके बारे में अपने सुझाव देगा, ठीक है। अब एक मतलब बताया ना कि जब सेबी की पुरानी चेयरपर्सन जो थी माधवीपुरी बच, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ में उनका कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनका कुछ हितों का टकराव था, कुछ उनको बेनिफिट्स वगैरह मिले थे या इनको मिले थे या इन्होंने उनको दिया था, इस तरीके का कुछ एलिगेशन उनके ऊपर था। तो ये दोबारा ना लगे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए ये 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, और इस 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी को प्रत्युष सिन्हा जी जो हैं वो हेड कर रहे हैं। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर चीफ बिजनेस कमिश्नर हैं। बाकी के और कौन कौन से मेंबर हैं ये भी जान लो। इंजेती श्रीनिवास जी भी इस 6 सदस्यीय कमेटी है, तो एक तो प्रत्युष सिन्हा जी हो गए, बाकी के 5 मेंबर ये हैं, ठीक है ना। इंजेती श्रीनिवास, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उदय कोटक, फाउंडर एंड डायरेक्टर कोटक महिंद्रा बैंक। जी महालिंगम, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर होल टाइम डायरेक्टर सेबी। सरित जाफा, ये फॉर्मर डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये। प्रोफेसर आर नारायण स्वामी, फॉर्मर प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम बेंगलोर के फॉर्मर वो प्रोफेसर हैं। और ये जो कमेटी है ये गठित होने के बाद में 3 महीने के भीतर, विद इन 3 मंथ, अब कमेटी तो गठित हो ही गई है 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल के 3 महीने 9 अप्रैल के बाद विद इन 3 मंथ्स में इसको अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो सौंप देनी है। उसके बाद में फिर कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो आगे का काम है, वो सरकार देखेगी कि कैसे कैसे क्या करना है। सेबी बोर्ड के सामने 3 महीने के भीतर अपनी रिकमेंडेशंस इस कमेटी को दे देनी है, साथ ही साथ में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है वो सब भी बता देना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद द न्यू डेवलपमेंट बैंक टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। किस संगठन ने भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नैफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को इंडिया में और ज्यादा मजबूत किया जा सके, ठीक। अभी पूरी की पूरी डिटेल इससे संबंधित दी गई, एक बार खुद से पढ़ लो, सब चीजें समझ में आ जाने वाली हैं। नेफिड ने एक एमओयू साइन किया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स देशों का बैंक है, एक मल्टीलैटरल
डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई है नेफिड और एनबीडी के बीच में, एनडीबी के बीच में, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फिनेंस करना है, ठीक है। सस्टेनेबल एंड स्पेशली इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स को फोकस किया जाएगा इसमें, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो कोलेबोरेशन हुआ है नेफिड और एनबीडी के बीच में, ये इसका मेन टारगेट है, ये पढ़ लो आप लोग, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। क्या करेगा ये? फाइनेंसिंग गैप को कम करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज इन्हेंस करेगा, ठीक है, सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच कंपनीज हैव पार्टनर टू इंट्रोड्यूस द टर्बो यूपीआई प्लगइन ऑन दी भीम वेगा प्लेटफॉर्म? भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर टर्बो यूपीआई प्लगइन पेश करने के लिए किन कंपनियों ने साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा रेजर पे, एनपीसीआई, भीम सर्विसेज और एक्सिस बैंक। याद कर लो, रेजर पे, एनपीसीआई, भीम सर्विसेज लिमिटेड और एक्सिस बैंक ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि टर्बो यूपीआई प्लगइन को भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया जा सके। बस इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, जो नाम बताया है वो आप लोग जान लो, ठीक है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो ये एनपीसीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है और ये भीम प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। मतलब कि जो भीम प्लेटफॉर्म है इसके डेवलपमेंट और इसके मैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कौन सी कंपनी? एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड है ये एनपीसीआई की ही होली ओन्ड सब्सिडरी है। बाकी चीज़ें वही बताई गई हैं कि रेजर पे, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि टर्बो यूपीआई प्लगइन्स को भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके थोड़ा बहुत पढ़ लो, ये समझाने जैसा कुछ है नहीं, देख लो आप लोग, हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच बैंक हैज पार्टनर विद पीरामल फाइनेंस लिमिटेड इन ए स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप टू इनहेंस क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी फॉर मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स ऑफ इंडिया? किस बैंक ने भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीतिक सह उधार साझेदारी में पीरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक और पीरामल फाइनेंसिंग ने जो है हाल ही में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि बेसिकली ये को लेंडिंग पार्टनरशिप है, जिससे कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के जो मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप के बोरोवर्स हैं उनको फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। सारी चीज़ें दी गई, एक बार खुद से पढ़ो, सब समझ में आएगा। रॉकेट साइंस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, खुद से पढ़ना है। को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है पीरामल फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में। क्या उसका मोटो है? होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को इसको प्रमोट करना है, ठीक है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के जो बोरोवर्स हैं उसको इसमें टारगेट किया जाएगा। तो बस इतना सही है, इसमें और कुछ समझाने जैसा है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हिच कंपनी वॉज फाइंड ₹1.06 crore by the IRDAI for multiple violation of insurance distribution norms? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा वितरण मानदंडों में कई उल्लंघनों के लिए किस कंपनी पर 1.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। IRDAI ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पर 1.06 करोड़ रुपीस का जो है जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया गया है? इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म से संबंधित मल्टीपल वायोलेशन इसके द्वारा किए गए थे, इसी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। ये चीज आप देख लो, ठीक है ना। IRDAI ने पेनाल्टी लगाई, देखो टोटल पेनाल्टी 1.06 करोड़ रुपीस की लगाई गई है, जिसमें से कि 1 करोड़ रुपए की जो पेनाल्टी लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है? वो लगाई गई है इंश्योरेंस ई कॉमर्स गाइडलाइन 2017 का पालन नहीं करने के कारण 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, और 6 लाख रुपए की जो पेनाल्टी लगाई गई है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट रेगुलेशन 2015 का पालन नहीं करने के कारण। तो टोटल पेनाल्टी 1.6 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की पेनाल्टी किस वजह से लगाई गई इसका रीजन याद रखना, ये भी पूछ लिया जा सकता है। 6 लाख की पेनाल्टी किस लिए लगाई गई इसका भी रीजन याद रखना, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो पेनाल्टी लगाई गई 45 दिन में इस पेनाल्टी को दे देना है। और फ्लिपकार्ट को ये मतलब ये भी सहूलियत दी गई है कि अगर वो इस पेनाल्टी को जो है अगर अपील करना चाहता है तो वो जो है अपील कर सकता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 110 के तहत में, ठीक है। ये सुविधा भी इसको दी गई है। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन कैलेंडर ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू दी मूडीज एनालिटिक्स?
मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? 6.1%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार कैलेंडर ईयर 2025 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पर खत्म कर रहे हैं। 15 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।